नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक में एक यशपाल की छोटी सी कहानी है, लखनवी अंदाज, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, लेखक का परिचय देख लेते हैं। यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था और इनका देहांत वो 1976 में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कांगड़ा में हुई। उसके बाद में ये लाहौर के नेशनल कॉलेज में बीए किया और वहीं कॉलेज पर इनका जो संपर्क है वो भगत सिंह और सुखदेव से हो जाता है और ये स्वाधीनता आंदोलन संग्राम की क्रांति से जुड़ जाते हैं, जिसके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। देहांत मैंने आपको बता दिया 1976। तो यहाँ से अच्छे प्रश्न यूँ बनते हैं कि निम्न में से किस साहित्यकार का संपर्क है वो भगत सिंह और सुखदेव से हुआ? तो यशपाल का। कहाँ पर हुआ? लाहौर के नेशनल कॉलेज में। यशपाल की रचनाएं आम आदमी की सरोकारें उपस्थित है इनकी रचनाओं में, यानी आम आदमी की जुड़ी हुई रोजमर्रा की समस्याएं हैं वो इनकी रचनाओं में अपन को पढ़ने को मिलते हैं। यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार रहे थे। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ इनकी रचनाएं मुखर हैं। इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह देखिए। यशपाल जो हैं उन्होंने करीबन ध्यान दीजिएगा 17 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए थे और अब तक के करीबन 206 के करीबन इन्होंने कहानियाँ लिखी थी, जिसमें ज्ञानदान है, तर्क और तूफान है, पिंजरे की उड़ान है, वादुलिया है, फूलों का कुर्ता है। इसके अलावा अभिशप्त है, भस्मामृत चिंगारी है, धर्म युद्ध है, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, देवी की माँ है, सच बोलने की भूल है, चित्र का शीर्षक है, खच्चर और आदमी है, ओ भैरवी है। ऐसे इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं ये। इनके साथ साथ इनके बहुत ही शानदार उपन्यास है ना, वो बहुत अच्छे लिखे। उपन्यासों में इन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। इनका प्रसिद्ध उपन्यास झूठा सच, जो भारत पाक विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अच्छा कथन है, नोट कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा अपनी पुस्तक में, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। यशपाल का झूठा सच ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। एक पहला तो हुआ था 1958 में और दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था इनका 1960 में। ठीक है, ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। इनके दोनों भाग जो हैं उनके शीर्षक, पहला भाग 1958 में प्रकाशित हुआ, उसका था वतन और देश, और 1960 में प्रकाशित हुआ, उसका शीर्षक रखा था देश का भविष्य। इसके अलावा इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात, और 12 घंटे हैं, देशद्रोही है, इस प्रकार से मनुष्य के रूप में हैं। ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। खास तौर से झूठा सच उपन्यास याद रखिएगा। ठीक है। एक लखनवी अंदाज व्यंग्यात्मक कहानी है, ध्यान रखना। ये कहानी है व्यंग्य, ये साबित करने के लिए लिखा गया है। वैसे बिना ही कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, यानी बिना कोई अपने पास में शीर्षक या विषय नहीं होता है तो कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु स्वतंत्र रचना के रूप में इसे पढ़ा जा सकता है। एक स्वतंत्र रचना के रूप में अपन इसको पढ़ सकते हैं। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बिल्कुल बेखबर एक बनावटी जीवन शैली में जी रहे होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं वो ख्याली पुलाव बनाते हैं, सिर्फ खवाब देखते हैं। कहना नहीं होगा कि आज के समय में ऐसे परजीवी संस्कृति को भी देखा जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा मैं बतला दूं आपको, यशपाल ने कुछ निबंध भी लिखे थे, जैसे न्याय का संघर्ष है, मार्क्सवाद है, चक्कर क्लब है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है। इनकी आत्मकथा प्रसिद्ध है, सिंहावलोकन नाम से शीर्षक से प्रकाशित हुई थी 1951 में। इनके अलावा इन्होंने संस्मरण भी लिखा था, एक कुछ संस्मरण नाम से, परंतु इनकी आत्मकथा याद रखिएगा, सिंहावलोकन। ठीक है। अब देखिएगा आप लोग, ये अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत आनंद आएगा। लखनवी अंदाज एक साहब होते हैं कि मुस्फिल मतलब केंद्रस्थ होता ना कोई नगर का,
उस केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान को बोलते हैं मुफसिल। मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को उतावली होकर के फुंकार रही थी, यानी वो हॉर्न दे रही थी। मुफसिल केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान होता है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बच करके एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से जो प्राकृतिक सौंदर्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास की ही ले ली लेखक ने। अब क्या होता है, गाड़ी छूटती है, यानी वहाँ से निकल रही है। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझ करके जरा दौड़ करके उसमें चढ़ गए लेखक। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा बिल्कुल निर्जन था, यानी कोई नहीं था उसमें। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे हुए थे। सफ़ेद पोश मतलब भद्र व्यक्ति। सामने 2 ताजे चिकने खीरे रखे थे उन्होंने अपने तौलिए पर। डिब्बे में हमारा सहसा कूद जाना उस सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई पड़ा कि वो एकांत बेचारे बैठे थे, आराम से किसी बात के बारे में सोच रहे थे। मैं आया, लेखक कहता है, मैं जैसे ही डिब्बे में घुसा तो उनको अच्छा नहीं लगा। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता हो, या फिर खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देख जाने में संकोच में हो। यानी खीरे जैसी एक अपदार्थ वस्तु को भी इस प्रकार से इन्होंने रख रखा है, तो अब ये सोचते होंगे कि इसके सामने मैं कैसे खाऊंगा। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठ करके आत्मसम्मान से आंखें वो चुरा ली, यानी साइड में देखने लग गए दोनों। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है लेखक की। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगे, संभव नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश इन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। ये इनको अच्छा नहीं लगा कि भाई इतने भद्र इंसान है तो वो सेकंड क्लास में से नीचे से क्या बैठेंगे। अकेले सफ़र कर वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। अब ये सामने सज्जन बैठ गया तो खीरा खाएं भी तो कैसे खाएं, समस्या हो गई। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी को खिड़की से बाहर देख करके स्थिति पर गौर करते रहे। और नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज, यानी संबोधन किया कि आदाब अर्ज। अभिवादन का एक ढंग होता है आदाब अर्ज, कि नवाब खीरे का शौक फरमाइए कि साहब ये खीरे, आग भी थोड़ा लीजिए। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, भांप लिया। आप शरारत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़े लेना चाहते हैं। नवाब साहब उन्होंने जवाब दिया, शुक्रिया कबीला शौक फरमाएं, कि शुक्रिया साहब कबीला शौक फरमाएं, कोई बात नहीं है, आप आराम से खाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की की ओर देख करके गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ करके सामने बिछा लिया और शीट के नीचे से लोटा उठाया और दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया, तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिर काटे, यानी ऊपर से काट करके गोद करके उससे झाग निकाल दिया। और फिर खीरों में बहुत ही एहतियात का मतलब होता है बहुत ही आराम से, बहुत ही सावधानियाँ आराम से छील करके फांकों को करीने से तौलिए पर सजाया। यानी फांक होती है मतलब उसको काटते हैं ना, ऐसे जैसे देखिएगा ये एक बड़ा सा खीरा है और इनको यूं काट लिया इन्होंने, या फिर यूं काट लिया होगा, जैसे भी सुविधा रही होगी, और फिर उन पे नमक मिर्च लगा देते हैं। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल के तरीके भी जानते हैं। ग्राहक के लिए जरा जीरा मिला हुआ नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं, यानी वो भी साथ में वो बेचते हैं। नवाब साहब ने बहुत ही करीने का मतलब होता है बहुत ही तरीके से, बहुत ही हिसाब से उन्होंने इसको काटा कि खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, ऊपर छिड़क दी, बुरकना मतलब छिड़क दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट है कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। यानी बहुत उनको अंदर ही अंदर क्या आ रहा था, आनंद आ रहा था, अच्छा लग रहा था उनको कि हाँ ये ठीक है। प्लावित का मतलब होता है पानी आना, किस चीज़ को देख करके
पानी आ जाता मुंह में, ऐसे उनके मन में मुंह में मोह प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देख करके सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, यानी रईस यानी पैसे वाले, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से वे अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक फरमाइए, लखनऊ का बलाम खिरा है कि साहब एक बार तो थोड़ा सा तो लीजिएगा। फिर दोबारा उन्होंने पूछा, परंतु नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की जो पनियाती फांकें देख करके मेरे मुंह में पानी आ गया। अब लेखक को भी मुंह में पानी आ गया कि हाँ यार बहुत ही अच्छा है, जरूर आ गया था, लेकिन इनकार कर चुके थे पहले ही, मना कर दिए उन्होंने। तो आत्मसम्मान की निबाह को ही उचित समझा, निबाह को मतलब बचाना, आत्मसम्मान को बचाना भी उचित समझा था। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं आ रही, इस वक्त यानी मुझे खाने की कोई इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। कबीला शौक फरमाए, मैदा होता है पेट, यानी पेट भी मेरा कमज़ोर है, मैं नहीं खाऊं, आप ही खाइए। नवाब साहब ने सैतरन आंखों से देखा, नवाब साहब ने सैतरन आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा और खिड़की के बाहर देख करके दीर्घ निश्वास ली, एक बहुत लंबी श्वास ली। दीर्घ निश्वास का मतलब लंबी श्वास। और फिर बाद में खीरे की एक फांक उठा करके होठों तक ले गए, फांक को सूंघा और स्वाद के आनंद से पलकें मूंद ली, यानी आंख बंद होगी उनकी और आराम से उस फांक को वो का आनंद ले रहे थे, उसकी खुशबू ले रहे थे, सुगंध ले रहे थे। मुंह में भरा आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। अब नवाब साहब ने उस फांक को बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांक को नाक के पास ले जा करके वासना से रसास्वादन करके और खिड़की के बाहर फेंक दे गए, यानी सारी फांकों को वो फेंक दे गए, बस सूंघते रहे थे वो। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक करके तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो ये कह रहे हूँ ये है खानदानी रईसों का तरीका, ये है खानदानी रईसों का तरीका, यानी खानदानी रईस ऐसे होते हैं कि खुशबू से ही पेट भर जाता है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। नफासत का मतलब है स्वच्छता और नज़ाकत का मतलब होता है कोमलता। तहजीब यानी शिष्टाचार, यानी यह है खानदानी शिष्टाचार जिसमें नफासत, स्वच्छता और कोमलता है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या फिर एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट तरीका का मतलब सूक्ष्म, जिसका भौतिक अस्तित्व न हो, अमूर्त जिसको बोलते हैं ना, उसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट तरीका। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? क्या इस प्रकार के सुगंध के जो तरीका होता है ना, सूक्ष्म तरीका, अमूर्त तरीके, उससे पेट की पूर्ति नहीं हो सकती? उदर यानी पेट की पूर्ति। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब हैं, उन्होंने हमारी ओर देख करके कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल दे। लजीज का मतलब स्वादिष्ट, यानी खीरा बहुत स्वादिष्ट होता है लेकिन होता है शकील, थोड़ा पचने में कठिन होता है, आसानी से नहीं पच सकता वो, यानी मैदे यानी पेट पर बोझ भी डाल देता है, यानी पेट दुखने लग जाता है, साधारण भाषा में समझा जाए तो। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचान गए कि ये नई कहानी के लेखक हैं। अब लेखक के समझ में आया कि सामने वाले नई कहानी के लेखक हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर जाने का डकार आ सकती है और बिना ही विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। बस यही इस रचना का मुख्य उद्देश्य था। वैसे ध्यान दीजिएगा कि लखनवी अंदाज एक व्यंग्यात्मक कहानी के रूप में है। लेखक प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए रेल के सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठता है और डिब्बे में लखनऊ के एक नवाब साहब बैठे हुए मिलते हैं। नवाब साहब के पास में 2 खीरे रखे होते हैं और नवाब साहब सोचते हैं कि खीरे देखकर सामने वाले व्यक्ति क्या सोचेगा कि नवाब होकर के भी खीरा खा रहा है ना, ऐसा सोचता है। इसीलिए उसने नवाबी के हिसाब से खीरे को छील करके उस पर नमक मिर्च डाल कर खाया, बल्कि सूंघ करके खिड़की से फेंक दिया। उन्होंने खाया नहीं था वो, और ऊपर से डकार और ले ली, और ये बताने के लिए देखी कि रईस लोगों का खाने का तरीका ऐसा होता है। आई बात समझ में? तो लेखक को ये रचना इसलिए लिखी है कि बिना कथे की कहानी नहीं लिखी जा सकती, यानी बिना कथे कोई कहानी का कोई मतलब घटना वगैरह, कोई पात्र वगैरह वो भी होने चाहिए इस कहानी जो रचना होती है।
तो बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती है, परंतु यहाँ पर लेखक अंत में बोलते हैं कि बिना विचार पात्रों और लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती, यानी नई कहानी के रूप में इस रचना को अपन पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि छोटी सी कहानी आराम से समझ में आई होगी। कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो। वैसे तो गद्य की रचना है, एक दो बार पढ़ लोगे, एक दो बार वीडियोज़ देख लोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।